डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसका नाम है उत्तरवर्ती मुगल इतिहास भाग 1। माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद माना जाता है कि धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य जो है वो विघटन और पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो और आप लोग भी इतिहास पढ़े ही होंगे। इतिहास पढ़ते हुए आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर ने की थी, लेकिन अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अकबर के ही समय में सबसे पहले उत्तर भारत को विजिट किया गया और फिर दक्षिण भारत में भी उसने अपने अभियान शुरू किए। तो अकबर के समय में जो है कुल प्रांतों की संख्या थी 15, लेकिन औरंगजेब, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां, फिर औरंगजेब के समय में मुगलों का सर्वाधिक जो है वो साम्राज्य विस्तार हुआ और मुगल जो प्रांतों की संख्या है वो बढ़ करके 15 से 21 हो गई थी। यानी सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, सर्वाधिक भूभाग पे शासन करने वाला जो मुगल बादशाह है वो है औरंगजेब। और औरंगजेब के समय में मुगल प्रांतों की संख्या हो गई थी 21। इन 21 प्रांतों में जो 14 प्रांत थे वो 14, 6 और 1, ये 14 जो थे वो उत्तर भारत में थे प्रांत, और जो 6 थे वो दक्षिण भारत में थे, और 1 जो था वो भारत से बाहर था, जिसको हम लोग काबुल प्रांत के नाम से जानते हैं। यानी ये टोटल जो है वो 21 प्रांत थे औरंगजेब के समय। तो उत्तर भारत के जो प्रांत थे जिसका नाम है, यदि हम लोग सबसे ऊपर से यदि शुरू करते हैं तो चलते हैं, सबसे पहले है कश्मीर। काबुल तो है ही सबसे उत्तर में, लेकिन काबुल के बाद भारतीय प्रांतों की जो शुरुआत होती है वो कश्मीर से हो जाती है। कश्मीर के बाद आप आएंगे तो मुल्तान हो जाता है, उसके बाद लाहौर, उसके बाद ठट्टा, उसके बाद यदि आप आएंगे तो दिल्ली, अजमेर, आगरा, उसके बाद अवध, उसके बाद इलाहाबाद के नीचे आप देखेंगे बिहार, फिर बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद मालवा और गुजरात। ये जो 14 प्रांत थे ये उत्तर भारत के प्रांत थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 प्रांत जो है वो उत्तर भारत के हो गए, और एक प्रांत भारत के बाहर है जिसका नाम है काबुल प्रांत, और 6 जो है दक्षिण भारत के प्रांत है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले खानदेश, मालवा के बाद खानदेश आ जाता है, अकबर के समय में भी खानदेश था। इसके बाद बरार आ जाता है, बरार के बाद औरंगाबाद। ये मैं औरंगजेब के समय के प्रांतों की का नाम बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हो जाता है बीदर, उसके बाद बीजापुर और हैदराबाद। ये 6 प्रांत जो थे वो दक्षिण भारत के प्रांत थे। तो इस तरीके से औरंगजेब के समय में कुल प्रांतों की संख्या हो गई 21। ठीक है, सब क्लियर होता चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से औरंगजेब वो मुगल शासक था जिसने भारत के सबसे बड़े भूभाग पे अपना आधिपत्य शासन किया था। एक और तथ्य मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में मौर्यों ने जितने बड़े भूभाग पे शासन किया
और मध्यकाल में मौर्यों ने जितने बड़े भूभाग पे शासन किया, आधुनिक काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो या सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन हो, वो लोग जो है मौर्यों से और मुगलों से कम भूभाग पे उन्होंने शासन किया। तो अब हम लोग सीधे सीधे जो है, मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अब मैं उत्तरवर्ती मुगल इतिहास शुरू करने वाला हूं, लेकिन थोड़ी जानकारी औरंगजेब के भी बारे में होनी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही उत्तरवर्ती मुगल इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई, और इसको दौलताबाद के खुलदाबाद नामक जगह पे इसको दफनाया गया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके 3 पुत्र जो थे उस समय जीवित थे। बड़े पुत्र का नाम था मुअज्जम, इसको जो है औरंगजेब ने उपाधि दी थी शाह आलम की, याद रखिएगा। इसकी उपाधि थी जिसको खुद जो है औरंगजेब ने ही दी थी, शाह आलम। इसका जो दूसरा पुत्र है वो है आजम, और तीसरा जो पुत्र है वो है कामबख्श। तो इस तरीके से जब 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके 3 पुत्र जीवित थे, और जो 3 पुत्र थे वो भारत के अलग अलग भागों में थे। जैसे मुअज्जम जो था इस समय अफगानिस्तान में था जब मृत्यु हुई, तो आजम जो था वो अहमदनगर के आसपास ही था, और कामबख्श जो था वो बीजापुर में था। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है वो सूचना मिली आजम को। तो आजम जो है सबसे पहले आजम को सूचना मिली, उसके बाद मुअज्जम और कामबख्श को मिली। तो तुरंत जो जैसे ही मुअज्जम को ये सूचना मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो तेज़ी से अफ़गानिस्तान से दिल्ली की तरफ बढ़ा, और उसने लाहौर के निकट जो है अपने को शासक बादशाह घोषित किया, और उसने वही लाहौर में ही बहादुर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, बहादुर शाह की उपाधि धारण की। और फिर उसने दिल्ली पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और फिर उसके पुत्र अजीम उस शान ने जो है आगरा पे अधिकार स्थापित कर लिया। तब तक आजम भी अपने 2 पुत्रों, उसके 2 पुत्र थे आजम के, 2 पुत्रों के साथ वो भी जो है आगरा के निकट पहुंच गया। तो उसने मुअज्जम ने जो है वो जो कि अब बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करा चुका था, और कामबख्श ने भी जो है अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया, और इसने दीन पनाह की उपाधि धारण कर ली। दीन पनाह का अर्थ होता है धर्म रक्षक। तो मुअज्जम ने आजम के पास पत्र भेजा और कहा कि अनावश्यक जो है वो खून खराबा ठीक नहीं है, और हम लोगों के पिता औरंगजेब ने जो वसीयत जो लिखी है, और वसीयत में जो साम्राज्य का जो बंटवारा किया गया है, आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि औरंगजेब ने जो है गृह युद्ध से बचने के लिए अपने जो उसके 3 जीवित पुत्र थे उसमें उसने साम्राज्य का बंटवारा किया था। यह भी इतिहास का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जो व्यक्ति खुद जो है उत्तराधिकार के युद्ध में अपने 3 भाइयों को युद्ध में पराजित करके और उनकी हत्या करके जो राजगद्दी को प्राप्त किया था, वो अपने पुत्रों के बारे में जब सोचा कि जब उसका अंत समय आया तो अपने पुत्रों के मध्य जो है होने वाले गृह युद्ध के बारे में सोच करके कांप जाया करता था।
तो उसने जो है पूरा प्रयास किया कि मेरे पुत्रों के बीच में गृह युद्ध न हो, यानी अनावश्यक खून खराबा न हो। तो उसने शांति स्थापना के लिए एक वसीयत बनाई और वसीयत में अपने पूरे साम्राज्य को अपने तीनों पुत्रों में विभक्त कर दिया। और इसमें जो 12 सूबे थे वो मुअज्जम को दिए गए थे, 6 जो सूबे थे वो आजम को दिए गए थे, और 3 जो सूबे थे वो छोटे पुत्र कामबख्श को प्रदान किया गया था। तो जब दिल्ली और आगरा पे अधिकार स्थापित करने के बाद मुअज्जम ने, आजम भी तब तक आगरा पहुंच गया था, आगरा के समीप पहुंच गया था, तो उसने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा और कहा कि वसीयत के अनुसार ही यदि हम लोग अपना काम शुरू करें तो गृह युद्ध को रोक सकते हैं। आजम ने जो है वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए सत्ता के लिए मुअज्जम और आजम में संघर्ष हुआ, और इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए, बादशाहत के लिए जो पहला संघर्ष हुआ वो हुआ जजाऊ में, जो कि आगरा के निकट है। और ये जो है 18 जून 1707 को हुआ। इस युद्ध में मुअज्जम जो है वो विजयी रहा और आजम अपने दोनों पुत्रों के साथ इस युद्ध में मारा गया। तो इस तरीके से जजाऊ का युद्ध जो है वो एक तरीके से निर्णायक साबित हुआ, और इस युद्ध में एक बहुत ही जो बहादुर शाह का जो बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी था, और ऐसा लग रहा था कि सब लोगों को ऐसी धारणा थी कि आजम ही युद्ध में विजयी होगा। लेकिन कहा जाता है ना कि भाग्य लक्ष्मी या राज लक्ष्मी जिसका साथ देती है वही विजयी होता है। तो मुअज्जम जो है इस तरीके से मुअज्जम का बहुत प्रबल प्रतिद्वंदी आजम जो है, आजम युद्ध में मारा गया। फिर अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद ये मुअज्जम जो है, जो बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करा चुका है, ये दक्षिण पहुंचा, और दक्षिण में भी उसने उसी तरीके से समझौते की वार्ता की जिस तरीके से उसने आजम के साथ किया था। उसने कामबख्श को भी पत्र लिखा और कहा कि हम तुम जो है एक ही डाली के 2 फूल हैं, और अनावश्यक रक्तपात बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वसीयत के अनुसार हम लोगों के पिताजी ने जो निर्धारित किया है उसके अनुसार तुम सूबे ले लो। और यहाँ तक कि उसने 1-2 और प्रांत ज़्यादा देने की बात कही। लेकिन कामबख्श ने भी आजम वाली ही नीति अपनाई, और उसने भी जो है वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो दूसरा युद्ध हुआ वो बीजापुर का युद्ध कहलाता है। बीजापुर में युद्ध हुआ, और ये हुआ था 13 जनवरी 1709। और इस युद्ध में जो है कामबख्श बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। एक और मैं बात बता दूं, मुगलों के संदर्भ में आप लोगों को जानना चाहिए ये बात कि जब मुअज्जम ने आजम के पास पत्र लिखा तो उसमें उसने कहा कि वसीयत नामे के अनुसार हम लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, और मैं तुमको जो है 1-2 प्रांत ज़्यादा दे दूँगा। तो आजम और कामबख्श दोनों ने जो जवाब में तो पत्र लिखा ही है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, और वसीयत को मतलब जो बादशाहत का जो फैसला होता है वो तलवार के बल पे होता है, शक्ति के बल पे होता है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी कहा कि यदि हम लोग वसीयत नामे के अनुसार शांति प्रस्ताव को मान लेते हैं तो पूरा हिंदुस्तान और आगे का इतिहास यही कहेगा कि इस मुग़ल राजकुमार ने या इस मुग़ल ने मृत्यु के डर से जो है वो शांति समझौता स्वीकार कर लिया। यानी एक बात तो यह है कि मुग़ल जो थे वो मृत्यु से नहीं डरते थे। यही बात आजम भी कहता है, यही बात कामबख्श भी अपने पत्र में लिखता है कि आने वाला इतिहास या पूरी भारतवर्ष की जो जनता है वो क्या कहेगी कि मतलब इस मुग़ल राजकुमार ने मृत्यु के भय से जो है शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो अंत में वही हुआ, युद्ध हुआ, वो चाहे जजाऊ का युद्ध हो या बीजापुर का युद्ध हो,
और मुअज्जम ने आजम को परास्त किया जजाऊ के युद्ध में, और बीजापुर के युद्ध में उसने कामबख्श को परास्त करके, और इस तरीके से उसके दोनों प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए। इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम को मुग़ल बादशाह होने का गौरव प्राप्त है, और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरीके से यदि हम लोग उत्तरवर्ती मुग़ल इतिहास पे नज़र डालें तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरवर्ती मुग़ल इतिहास जो है वो 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक चलता है। यद्यपि आप लोग भी जानते ही होंगे, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, कि अब स्थिति लगातार मुग़ल बादशाहों की ख़राब होती जा रही है, और अब उस तरीके के मुग़ल बादशाह नहीं रहे जैसा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उत्तरवर्ती मुग़ल इतिहास का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है भारतीय इतिहास में, क्योंकि उत्तरवर्ती मुग़ल इतिहास के दौरान ही जो है वो मुग़लों का पतन और विघटन, जो है मुग़ल साम्राज्य का विघटन और पतन प्रारंभ हो जाता है। और ये 18वीं शताब्दी का दौर है जब, और 18वीं शताब्दी को जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं उन्होंने अंधकार युग की संज्ञा दी है, डार्क एज जिसको कहा है। और अभी हम लोग इसमें अभी डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इस 18वीं शताब्दी की 3 बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता ये है कि मुग़ल साम्राज्य का विघटन, पहली विशेषता मुग़ल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ होना शुरू हुआ। दूसरी जो विशेषता है, क्षेत्रीय राज्यों का उत्कर्ष होना शुरू हुआ, उदय होना शुरू। और तीसरी जो विशेषता है वो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना। ये 18वीं शताब्दी की 3 बहुत बड़ी विशेषता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना। लेकिन हम लोग इस पे आगे अभी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में धीरे धीरे कि क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे जो अपने मुख्य टॉपिक जो हम लोगों का है वो है उत्तरवर्ती मुग़ल इतिहास भाग 1। ये 1707 से माना जाता है और 1857 तक जा कर के ये समाप्त हो जाता है। तो इसका जो पहला शासक है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, और ये इतिहास में शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, शाह आलम प्रथम। दूसरा जो शासक हुआ वो है जहांदार शाह। तीसरा जो शासक है वो है फर्रुखसियर। चौथा जो शासक है वो है मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला के नाम से ज्यादा विख्यात था। इसके बाद रफी उद दर्जात मुगल बादशाह बना। उसके बाद जो छठा शासक है वो है रफी उद दौला। इसके बाद जो है वो है बना है रफी उद दौला के बाद जो है वो है आलमगीर। सॉरी, फर्रुखसियर के बाद जो है फर्रुखसियर के बाद रफी उद दर्जात बने हैं। और फिर जो 5वां नंबर है वो है रफी उद दौला, और तब जा कर के ये बना है मोहम्मद शाह। तो छठे नंबर पे है मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला के नाम से विख्यात है।
और इसके बाद इसका पुत्र जो है वो अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह के बाद जो अगला शासक है वो है आलमगीर द्वितीय। आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि आलमगीर प्रथम जो है वो औरंगजेब की उपाधि थी, इसकी उपाधि थी आलमगीर। तो इसलिए जो आलमगीर द्वितीय के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक कराया। आलमगीर द्वितीय के बाद जो है वो शासक बना है शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय बना। इसके बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक शाह आलम द्वितीय है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम जो है वो शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस शासक को शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो 11वां शासक है उसका नाम है अकबर द्वितीय, और जो अंतिम शासक है जिसको कि हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, और इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध है। खैर इसकी चर्चा हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो इस तरीके से ये जो उत्तरवर्ती मुगल इतिहास भाग 1 है, जिसका आरंभ जो है 1707 से शुरू होता है और जिसका अंत जो 1857 में समाप्त होता है, इस दौरान ये 12 शासक जो हुए, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, फारूक सियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरीके से 12 शासक हुए, और हम लोग अब अगले लेक्चर में अब इस पे सीधे हम लोग इस पे आ जाएंगे, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम पे, और इसके दौरान होने वाली जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे, फारूक सियर के बारे में, और फिर बहादुर शाह द्वितीय तक जा करके इस चर्चा को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले लेक्चर में।